टाइटैनिक एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद आज भी हमारा पूरा शरीर सिहर उठता है। दुनिया की एक ऐसी जहाज जिसके बारे में कहा जाता था वो कभी डूब ही नहीं सकती। 10 अप्रैल 1912 को लगभग 2224 पैसेंजर से भरी टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुई। उनमें सवार लोग इस बात से बेखबर थे कि महज 4 दिन बाद वो सभी जहाज सहित अटलांटिक के तल पर होंगे। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति की वजह से मुड़ नहीं सका और जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और पानी भर जाने की वजह से पूरा जहाज समुद्र में समा गया। जिस समय वह डूबा था, समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इन कहानियों को तो आपने खूब सुना होगा और देखा होगा, लेकिन जिस सवाल के लिए आप यहाँ हैं वह यह है कि आखिर क्यों टाइटैनिक के डूबने के 100 सालों के बाद भी उसे धरती पर वापस नहीं लाया जा सका। क्या हमारे पास उस लेवल की तकनीक मौजूद ही नहीं है जिसके जरिए टाइटैनिक के मलबे को ऊपर लाया जा सकता है, या वजह कुछ और ही है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल और आप देख रहे हैं फैक्ट्स डिगर। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक को धरती पर लाने के लिए इतिहास में क्या क्या किया गया और आज के डेट में क्या चुनौतियां हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च और एफर्ट लगा है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। ऐसे ही काम के चीज़ों को गहराई से समझने के लिए नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। टाइटैनिक के डूबने के कई सालों तक ऐसा माना जाता रहा कि टाइटैनिक एक ही हिस्से में डूबी है, मतलब इसके 2 टुकड़े नहीं हुए हैं और वह समुद्र के नीचे ठीक उसी जगह है जिसके कोऑर्डिनेट्स टाइटैनिक के क्रू मेंबर डूबने के उस रात भेजे थे। लेकिन दोनों ही बातें गलत थी। इसके डूबने के तुरंत बाद ही अगले दिन 15 अप्रैल को जहाज में डूबकर मरे लोगों के फैमिली मेंबर्स, खासकर अमीर घराने के लोगों ने एक खोजी कंपनी मेरिट एंड चैपमैन रैकिंग कंपनी से टाइटैनिक को ढूंढकर वापस लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन एक खोजी टीम भी समुद्र के अंदर कुछ ही मीटर की गहराई तक जा सके, क्योंकि ज़्यादा नीचे जाने के साथ पानी का प्रेशर सहने लायक उपकरण उस टाइम उनके पास मौजूद नहीं थे। उन्नत सबमरीन टेक्नोलॉजी के अभाव में टाइटैनिक को ढूंढकर वापस लाने के शुरुआती सभी मिशन असफल होते गए। बीच बीच में कई अजीबोगरीब थ्योरीज सामने लाए गए। उनमें से कई तो इतने अव्यवहारिक थे कि बस ड्राइंग टेबल तक ही सीमित रह गए। कई प्रपोजल फंडिंग के अभाव और उस लेवल की तकनीक न होने की वजह से फेल हो गए। एक प्रस्ताव यह भी लाया गया कि एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए टाइटैनिक को पहले ढूंढा जाए और जैसे ही इसकी लोकेशन मिल जाए तो फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जरिए खींचकर इसे वापस लाया जाए। लेकिन उस टाइम इस मिशन की लागत 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर आ रही थी और फंडिंग के अभाव में यह प्रपोजल फेल हो गया। इसी समय एक और प्रपोजल सामने आया कि क्यों न टाइटैनिक को हीलियम से भरे हॉट एयर बैलून के जरिए धीरे धीरे ऊपर खींचा जाए। लेकिन यह प्रपोजल सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना ही अव्यवहारिक भी था। इस वजह से यह प्रपोजल भी ड्राइंग टेबल तक ही सीमित रह गया। 1970 के दशक में एक प्रपोजल यह भी लाया गया कि 2 लाख टन मोल्टेन वैक्स यानी कि वैसलीन को टाइटैनिक में पंप किया जाए, जिससे होगा यह कि उसका घनत्व आसपास के पानी से कम हो जाएगा और स्वतः ही तैरकर ऊपर आ जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि यह प्रैक्टिकल नहीं था और न ही इस समय तक टाइटैनिक को कोई ढूंढ पाया था। 1976 में छपी एक थ्रिलर नॉवेल रेज द टाइटैनिक के ऑथर ने एक प्रपोजल यह भी सुझाया कि पहले टाइटैनिक के उस होल को रिपेयर किया जाए जो बर्फ के चट्टान से टक्कर के बाद बनी थी। फिर उसके बाद उसके अंदर के पानी को बाहर निकाला जाए। पानी के बाहर निकलते ही वह सबमरीन के जैसे काम करने लगेगी और पानी में तैरने लायक बन जाएगी। खैर, यह प्रपोजल भी बस बुक तक ही सीमित रह गई। 1977 के दशक में वाल्ट डिज्नी और नेशनल जियोग्राफिक टीम के एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी टाइटैनिक को ढूंढने का असफल प्रयास करते रहे। साथ ही कई अलग अलग टाइटैनिक साल्वेज एजेंसियां डीप सी व्हीकल और सोनार जैसे तकनीकों के सहारे ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होने की वजह से थक कर अपने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी एक्सप्लोरर रॉबर्ट बलार्ड को टाइटैनिक को ढूंढने में कुछ खास ही दिलचस्पी थी, इसलिए 1977 से लगातार असफल होने के बाद भी इन्होंने टाइटैनिक को ढूंढना जारी रखा।
रॉबर्ट को उन मैपों से खासी मदद मिली जो पिछले कई वर्षों के दौरान अलग अलग खोजी कंपनियों के द्वारा तैयार किया गया था, और उन्होंने सोनार की जगह एक कैमरे को रिमोटली कंट्रोल व्हीकल एर्गो पर लगाकर अटलांटिक के तल पर उतारा। और फाइनली डूबने के 73 साल बाद 1985 में टाइटैनिक को ढूंढ लिया गया। न्यू फाउंडलैंड द्वीप से 600 किलोमीटर दूर अटलांटिक के सागर तल से लगभग 3.8 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक को पाया गया, जो टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स के द्वारा बताए गए कोऑर्डिनेट से काफी दूर थे। इनके कैमरों ने टाइटैनिक के बॉयलर की पहली तस्वीर निकाली। टाइटैनिक के ढूंढे जाने के 2 साल बाद 1987 में कई लोगों ने सबमर्सिबल नोटाइल के जरिए तकरीबन 32 डाइव लगाया और टाइटैनिक तल से 1800 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को बाहर लाया गया, जिसे आज भी डिस्प्ले के लिए म्यूजियम में रखा गया है। 1995 में टाइटैनिक और अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने भी टाइटैनिक के तल तक 12 गोते लगाए और कई फुटेज को रिकॉर्ड किया। इन्होंने इन फुटेज का इस्तेमाल 1997 में रिलीज ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक में भी किया था। टाइटैनिक के डूबने के शुरुआती दौर में समुद्र के पानी का दबाव ही सबसे बड़ी चुनौती थी, और उस समय वैसे उपकरण नहीं थे जो पानी के इतने दबाव को झेलकर इंसान को तल तक ले जा सके। लेकिन जब टाइटैनिक को 1985 में ढूंढा गया तब तक काफी देर हो चुका था। आयरन ईटिंग बैक्टीरिया ने पूरे मलबे को अपने कब्जे में ले रखा था, और आज के डेट में ये बैक्टीरिया काफी तेजी से हर दिन 180 केजी मलबे को धूल में बदल रहे हैं। और तो और इतने लंबे समय तक पानी में यूं ही पड़े रहने की वजह से, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की वजह से टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और इस हालत में अगर हम मौजूद तकनीकों के सहारे 882 फीट लंबे इस टाइटैनिक के मलबे को केबल के जरिए ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करें तो शायद पूरा मलबा टूटकर धूल में तब्दील हो सकता है, और फिर हमेशा के लिए हम टाइटैनिक के इस मलबे को भी खो सकते हैं। और तो और यह उन दफन हो चुके लोगों के साथ एक अन्याय सा होगा जो पिछले 100 सालों से टाइटैनिक के तल में गहरी नींद में सो रहे हैं। टाइटैनिक के मलबे में 1500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी दफन है, उनकी यादें भी दफन है, और नैतिक रूप से यह बिल्कुल भी सही नहीं लगता। यही वजह है कि 2001 में यूनेस्को ने इसे प्रोटेक्शन ऑफ अंडर वाटर कल्चर के दायरे में ला दिया और इसके संरक्षण के लिए रोबोटिक टीम भी भेजी, जिसका उद्देश्य मलबे के ऊपर एंटी फॉलिंग पेंट चढ़ाकर बैक्टीरिया से बचाना था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, एक्सप्लोर करने वाली एजेंसियां की दिलचस्पी भी कम होती गई। इन लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया ने भी यह स्वीकार कर लिया कि टाइटैनिक और उनमें दफन लोगों के लिए यही न्याय होगा कि उसे वहीं पड़े रहने दे जहां आज से 108 साल पहले टाइटैनिक और उस पर सवार लोगों ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही मजेदार चीज़ों को सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।